नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और सीमेंस डिसेंट्रलाइज्ड बस बार रिले का कॉन्फ़िगरेशन डिक्सी 4 के माध्यम से जो हमने आज से करीब 2 महीने पहले शुरुआत किया था, उसके एक और सेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है। होपफुली आगे हम सेशंस को टाइमली कंटिन्यू रखेंगे, रेगुलरली कंटिन्यू रखेंगे और इस बीच में जो ये लंबा अंतराल है उसके लिए उसके कारण से जो भी मतलब डिले हुआ है और उसके कारण से जो समझने में प्रॉब्लम आ रहा है वो हम कोशिश करेंगे कि आगे इस टाइप की डिले ना हो। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए डायरेक्टली हम अपने सेकंड सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अभी हम जो बस बार प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं वो वही प्रोजेक्ट है जो कि हमने फर्स्ट सेशन में यूज किया था, दैट इज बस बार हिंदी डेमो। और फर्स्ट सेशन में जब हमने आपसे बात की थी तब हमने बताया था कि डिसेंट्रलाइज्ड बस बार प्रोटेक्शन के अंदर एक सेंट्रल यूनिट और बहुत सारे बे यूनिट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फीडर्स को दर्शाते हैं और कौन कौन से बस पर कनेक्टेड है कौन सा बे यूनिट वो आपको असाइन करना होता है, वो आपको टोपोलॉजी बनाना होता है, सब कुछ सेंट्रल यूनिट के अंदर। तो सेंट्रल यूनिट में अगर आप इसको ओपन करेंगे ऑफलाइन मोड में तो अभी आपको ये इस टाइप से एक मैसेज आएगा, नॉट ऑल बे यूनिट्स आर असाइन्ड टू सी प्रोटेक्ट डिवाइसेस और changes may be carried out in the dialog box बे यूनिट एलोकेशन। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी जो हमने फर्स्ट सेशन में जब डिस्कशन किया था तो उस टाइम पर हमने इसका जो हमारा बे यूनिट्स है उनको असाइन नहीं किया है, हमने प्रॉपरली बे यूनिट असाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ टोपोलॉजी तक ही ड्रॉ करके छोड़ दिया था। अभी के लिए हम इसको ओके करेंगे और अगर आप इसके सेटिंग्स पे जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर आपको सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन, बे यूनिट एलोकेशन, मास्किंग, आईओसी, एफसी और इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी जहां पर हमने एक 1.5 ब्रेकर स्कीम को कंसीडर किया था और उस 1.5 ब्रेकर स्कीम के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास टोटल 8 बे यूनिट्स है जिनमें से कि 4 बस 1 पे कनेक्टेड है और 4 बस 2 पे कनेक्टेड है। फिर हमने बात की थी कि जो भी ऑड नंबर वाले बे यूनिट्स है जैसे कि 701, 3, 5, 7 उसको हमने खुद से एज्यूम कर लिया था कि वो बस 1 वाले कनेक्टेड है और जो भी सम संख्या या फिर इवन नंबर वाले हैं जैसे 702, 4, 6, 8 वो आपका बस 2 पे कनेक्टेड बे यूनिट्स है। फिर जो भी हमारा ये मेजरमेंट वाला ब्लॉक है वो हमने ऐड किए थे जब हम सिटी को ऐड करते थे और सिटी के ऐड करने के जस्ट बाद फिर हमने मेजरमेंट ब्लॉक ऐड किए थे। क्योंकि हमने 1.5 ब्रेकर स्कीम के लिए ड्रॉ किया है तो हमें पता है कि 1.5 ब्रेकर स्कीम में जो फीडर आपका जिस बस पे कनेक्टेड है वो उसी बस पर कनेक्टेड रहेगा थ्रू आउट। इसी कारण से हमने जो आइसोलेटर्स है, क्योंकि आइसोलेटर पर डिपेंडेंट नहीं होगा ये बस बार, ये रिकॉन्फिगरेबल नहीं रहता है, इसीलिए सभी आइसोलेटर्स को परमानेंटली ऑन रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 702, 4, 6, 8 ये परमानेंटली ऑन है और सिमिलरली 701, 3, 5, 7 ये भी परमानेंटली ऑन है। फिर ब्रेकर के स्टेटस भी, हालांकि 1.5 ब्रेकर स्कीम में आप इसको परमानेंट क्लोज रख सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो सिटी है वो इसी बस पर परमानेंट कनेक्टेड रहेगा। हालांकि हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा अगर हमने ब्रेकर स्टेटस को परमानेंट रखा हुआ है और क्या होगा अगर हमने ब्रेकर स्टेटस को परमानेंट नहीं रखा हुआ है। बस जोन और चेक जोन के जो डिफरेंशियल एक्टिवेशन करंट है ये ऑटोमेटिकली आ गए थे जब हमने अपना बस बार ड्रॉ किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बे यूनिट एलोकेशन। तो अभी जैसे कि आप देखेंगे बे यूनिट एलोकेशन के अंदर कि आपको टोटल 8 बे यूनिट्स दिख रहे हैं, बे यूनिट 1 से लेकर के बे यूनिट 8 तक। और ये 8 ही क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमने जो टोपोलॉजी बनाए हैं, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर हमने 8 ही फीडर्स को दिखाए हैं। अगर वहां पर आप 10 दिखाएंगे तो यहाँ पर 10 बे यूनिट आएंगे, वहां पर 50 दिखा देंगे तो यहाँ पे 50 बे यूनिट आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपका सेंट्रल यूनिट 50 बे यूनिट को सपोर्ट करता है, आपका एमएलएफ भी 50 को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, वो एक एग्जांपल है सिंपल। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बे यूनिट 1, सपोज बे यूनिट 1 को के लिए मैं असाइन करना चाहता हूँ अपना जो है 7SS525 जो कि मेरा छोटा बे यूनिट रिले है उसका 701। इसी तरह से आप बे यूनिट 2 पे असाइन कर सकते हैं 702, बे यूनिट 3, 4, 5, 6 पर भी जो भी हमें असाइन करना है उसको हम सिंपली डायरेक्टली असाइन करते जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ये बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस, इसका रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपली मैंने 8 असाइन कर दिया है।
जनरली क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये प्रीफरेबल है कि आप उसी ऑर्डर में असाइन करें कि 701 बे नंबर 701 को बे यूनिट 1 मान लें, 702 को बे यूनिट 2, 703 को बे यूनिट 3, 704 को बे यूनिट 4। इससे क्या रहता है कि कोई भी आदमी को रिले कॉन्फ़िगरेशन अंदर जाकर के देखने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि ये बे यूनिट जो है ये इस वाले पर्टिकुलर बे को दर्शा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आज की डेट में 707 बे यूनिट बे जो है वो फ्यूचर बे है, तो इसको हमें बस बार में नहीं दिखाना है और मैं बे यूनिट 7 पर 708 बे को असाइन करता हूं और फ्यूचर में बहुत दिनों बाद मान लीजिए आपके पास 707 बे आता है, तो अब उसको आप बे यूनिट 7 पे असाइन नहीं कर पाएंगे। अब उसको आपको असाइन करना है तो वो बे यूनिट 8 हो सकता है या 18 हो सकता है, 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो 7 नहीं रहेगा। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है। कुछ इंजीनियर्स, कुछ रिले इंजीनियर्स एक ही साथ सारे बे यूनिट असाइन कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जितने अभी आ रहे हैं, जितना अभी चार्ज होना है सिर्फ उसी को करते हैं, बाकी को बाद के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि प्रेफरेबल ये रहता है कि आप एक साथ सारे बे यूनिट असाइन कर ले और फिर क्योंकि इन सब बे में क्योंकि जो बे फ्यूचर में करंट तो आना नहीं है, तो आप उसको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आउट ऑफ सर्विस करके रख सकते हैं। तो वो कैसे करना है आप यहाँ पर देखिए, इसको ओके करेंगे तो नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ अंदर में बे यूनिट्स। तो जब आप बे यूनिट्स पर जाएंगे तो बे यूनिट्स में किसी भी एक बे यूनिट पे मान लीजिए क्लिक करता हूं मैं, टोटल यहाँ पर आपके पास अभी 8 बे यूनिट दिखा रहा है, बे यूनिट 1 to 8। अब इनमें से कोई भी एक बे यूनिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सभी बे यूनिट्स पे आपको बहुत सारे सेटिंग दिखाई देंगे। उन सेटिंग्स के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। आज हम बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक बे यूनिट्स में आपको एक सबसे पहला सेटिंग दिखाई देगा बे स्टेटस, कि आपको इसे इन सर्विस रखना है या आउट ऑफ सर्विस। जनरली जितने भी फीडर चार्ज होंगे, जितने भी आपका मेन बेस जो भी बेस मतलब बस बार से कनेक्टेड है, अगर वो सर्विस में है तो आपको बे यूनिट जो है बस बार के अंदर उसको भी इन सर्विस ही रखना है। अगर आप इसको आउट ऑफ सर्विस रखते हैं तो इस पर्टिकुलर बे का करंट जो है वो बस बार यूनिट के अंदर, सेंट्रल यूनिट के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा और साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिट आपका डिफरेंशियल और स्टेबलाइजेशन करंट कैलकुलेट कर रहा है वो भी, क्योंकि ये करंट उसमें आएगा नहीं, तो आपका जो वो डिफरेंशियल स्टेबलाइजेशन करंट है वो अलग वैल्यूज आएंगे और उसके कारण से होगा क्या कि बस बार आपका फ्रीक्वेंटली ब्लॉक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी फीडर्स में क्या लोड चल रहा है। और प्रेफरेबल यही होता है कि अगर आपका कोई किसी बे यूनिट में आपको काम करना है और करंट आपको पता है कि बेस में है, तो अगर आप इसको आउट ऑफ सर्विस कर रहे हैं बे यूनिट को यहाँ पर, तो साथ ही साथ आपको बस बार को भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो बस बार वैसे भी काम नहीं करेगा। हम इसके बे यूनिट्स के अंदर के ब्रेकर फेलियर और एंड फॉल्ट स्टेज के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी जो है हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स। तो ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, हम इसके अंदर जो सेटिंग्स यूज जितने भी आपके बस बार रिलेटेड सेटिंग्स है, जैसे कि बस बार का पिकअप कितना रखना है, बस बार का स्लोप क्या रखना है, अगर आइसोलेटर का स्टेटस माल फंक्शन कर जाए तो हमें कैसे डिसीजन लेना है, तो वो सभी चीजें हम ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स में करते हैं। तो जब आप प्रोटेक्शन जनरल के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारा चीज दिखाई देगा, लेकिन हमारे लिए जो सबसे काम की चीज है वो इसमें दो ही होता है। एक है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप कमांड, की जो ट्रिप कमांड है उसका मिनिमम ड्यूरेशन आपको कितना रखना है। जनरली बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग 150 मिली सेकेंड है, पर आप इसको 100 या 120 या 140 कुछ भी रख सकते हैं, जो कि हमारा जो अपना यूटिलिटी है या जो भी हमारे सबस्टेशन है जहाँ के सेटिंग्स है वो जितना आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो सेटिंग्स रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 150 मिलीसेकंड रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है कंट्रोल रिलीज फॉर बे यूनिट्स। जनरली इस सेटिंग को हम रिलीज रखते हैं। रिलीज का मतलब यह है कि यहाँ से अभी आप जो बे यूनिट्स है उसको सेंट्रल यूनिट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो हम किसी भी बे यूनिट को सेंट्रल यूनिट के थ्रू कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसको अगर हमें कुछ भी काम करना है तो बे यूनिट पर ही जाना है, वाया सेंट्रल यूनिट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर जो लास्ट में जो सेलेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफर बस बार है वो डीएमटी स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो हम जब डीएमटी स्कीम की बात करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है बस बार प्रोटेक्शन। बस बार प्रोटेक्शन के अंदर बेसिकली बस जोन और चेक जोन करके दो जोन्स होंगे। उस जोन को हम डिफरेंशियल करंट और का थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल का स्लोप, ये दो जो अपने मेन बेसिक सेटिंग है वो सेटिंग यहाँ पर सेट करते हैं। जनरली जो बस जोन और चेक जोन की बात हम करते हैं न्यूमेरिकल रिलीज में और खास तौर से लो इम्पीडेंस न्यूमेरिकल रिलीज में, वहां पर ये बस जोन और चेक जोन का जो सिग्निफिकेंस है वो उस टाइप से नहीं आता है जैसा कि आपका
जो हाई इम्पीडेंस की जो पुराने स्कीम्स होते थे बस जोन चेक जोन वाले, उसमें होता था। पुराने स्कीम्स में क्या होता था कि बस जोन आपका सिटी के एक कोर के थ्रू होगा, चेक जोन सिटी के दूसरे कोर के थ्रू रहता था। और अगर आपका बस जोन एंड चेक जोन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता था डिफरेंशियल वाला, तभी रिले ट्रिप कमांड इश्यू करता था। यहाँ पर जो हमारा आज कल नया जो कंसेप्ट चल रहा है लो इम्पीडेंस वाला, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बस जोन और चेक जोन बेसिकली रिले इंटरनली फॉर्म कर रहा है चेक जोन, लेकिन जो बस जोन है और जो चेक जोन है वो आपका सिटी के सेम कोर से ही रहता है। सपोज सिटी का कोर 1 हम बस बार 1 के लिए यूज के मैनुअल प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, और सिटी का कोर 2 बस बार मेन 2 प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेम सिटी का कोर 1 से ही हम बस जोन भी बना रहे हैं और हम चेक जोन भी बना रहे हैं। तो अगर सिटी के सेकेंडरी सर्किट में एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम बस जोन में भी रिफ्लेक्ट होगा और चेक जोन में भी। हालांकि यहाँ पर अब हम सेटिंग की बात करेंगे। ये तो जो बेसिक चीजें हैं उसको बता रहा था मैं। सेटिंग अब आता है कि दो सेटिंग्स होगा आपका, एक होता है डिफरेंशियल करंट थ्रेशोल्ड फॉर बस जोन और एक होता है स्टेबलाइजेशन फैक्टर। जनरली जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है इसी को हम स्लोप कहते हैं, जो कि मैंने एक थ्योरेटिकल सेशन के अंदर डिस्कस भी किया था। अब यहाँ पर अगर देखें डिफरेंशियल करंट थ्रेशोल्ड, तो एक आपको यहाँ पर आगे दिख रहा होगा I by INO। I by INO का मतलब होता है नॉमिनल करंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नॉमिनल करंट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि जो हम बस बार की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और उसमें हाईएस्ट रेटेड जो सिटी है वो है आपका 2000 एम्पियर वाला या वो है 3000 एम्पियर वाला। तो अगर 2000 एम्पियर का सिटी हम यूज कर रहे हैं तो I by INO का मतलब हो जाएगा 2000 एम्पियर। अगर हम 3000 का यूज कर रहे हैं तो दैट मींस 3000 एम्पियर। I by INO होता है नॉमिनल रेटेड करंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डिफरेंशियल करंट थ्रेशोल्ड मींस मिनिमम डिफरेंशियल करंट पिकअप। तो जो हमारा पिकअप होगा दैट इज 2000 एम्पियर। तो जब तक डिफरेंशियल करंट 2000 एम्पियर से ऊपर नहीं होगा तब तक रिले कोई भी ट्रिपिंग कमांड इशू नहीं करेगी। स्टेबलाइजेशन फैक्टर 0.65 दैट इज द स्लोप। तो जो हमारा डिफरेंशियल और स्टेबलाइजेशन करंट के जो स्लोप है दैट मींस कि अगर सपोज स्टेबलाइजेशन करंट 1000 है तो डिफरेंशियल करंट 1000 into 0.65 दैट इज 650 एम्पियर से अगर ज्यादा होगा तभी रिले ट्रिपिंग कमांड इशू करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सिमिलरली दोनों सेटिंग्स हमारा चेक जोन के लिए भी होता है, डिफरेंशियल करंट थ्रेशोल्ड एंड स्टेबलाइजेशन फैक्टर। तो डिफरेंशियल करंट थ्रेशोल्ड का भी हम वैल्यू रखते हैं जो भी हमें अपने टेम्पलेट में या जो भी हमें स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आई होगी उसके हिसाब से, और स्टेबलाइजेशन फैक्टर दैट इज स्लोप वो भी हमारा जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से आया होगा उतना हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो ये ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन है इस ब्रेकर प्रोटेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्लोप की बात कर रहा है। ये स्लोप एक बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है जिसको कि हम जब हम ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन की बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड बस बार में उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग के अंदर आपको तीन सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक पहला है आईडी सुपरविजन। आईडी सुपरविजन मींस डिफरेंशियल करंट सुपरविजन। बाय डिफॉल्ट आपको सेटिंग को ऑन रखना है क्योंकि जब अगर आप सेटिंग को ऑन रखेंगे तभी ये पिक्चर में आएगा। फिर आपको यहाँ पर दो तीन चीजें दिखाई देंगी। पहले टाइम डिले फॉर डिफरेंशियल करंट सुपरविजन दैट इज 2 सेकंड, लिमिट वैल्यू दैट इज 0.1 I by INO। यहाँ पर इसको अगर आपको समझना है तो बेसिक मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपका सिटी के सेकेंडरी सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है या आपके कहीं पर भी सिस्टम में सेकेंडरी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण से रिले के डिफरेंशियल जोन्स में कुछ करंट आ रहा है। अब वो करंट आपका गलत करंट आ रहा है, उसके कारण से क्या है कि आपको ट्रिपिंग नहीं होना है, लेकिन एक ऐसा करंट जो कि मान लीजिए कोई एक सिटी जो है वो आउट हो गया है, कोई एक सिटी का सेकेंडरी ओपन हो गया, उसके कारण से जो उस पर्टिकुलर फीडर का जो करंट हमें आना था रिले में वो नहीं आ रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर फीडर जो कि हमने बस टोपोलॉजी में कनेक्ट किया लेकिन उसका कनेक्शन हट गया, वो कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर्ली, तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर फीडर का जो करंट होगा वो आपको डिफरेंशियल जोन्स में आएंगे, और अगर वो करंट इस पर्टिकुलर टाइम तक प्रेजेंट है दैट इज टाइम डिले फॉर डिफरेंशियल करंट सुपरविजन का मतलब होता है कि अगर ये जो करंट है 0.1 I by INO इतने टाइम तक प्रेजेंट है 2 सेकंड तक, तो ही ये उसके बाद ये रिले क्या करेगा, आपको एक अलार्म दे देगा, डिफरेंशियल करंट सुपरविजन अलार्म। अब इस डिफरेंशियल करंट सुपरविजन अलार्म के बेसिस पर हमें क्या करना है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको तीन सेटिंग्स दिखाई देगा। एक ब्लॉकिंग ड्यूरिंग द फॉल्ट, अलार्म विदाउट ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग अंटिल रिलीज। अब इसका तीनों का मतलब क्या है, यहां पर ड्यूरिंग द फॉल्ट का मतलब है कि ये फॉल्ट का मतलब यहाँ पर
बस बार फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर फॉल्ट का मतलब है कि बस बार के डिफरेंशियल जोन में आपको करंट आ रहा है बिकॉज ऑफ कोई भी प्रॉब्लम सीटी के सेकेंडरी सर्किट में। तो इस केस में कि जब तक आपका फॉल्ट परसिस्ट है, सपोज एक बार करंट आया डिफरेंशियल जोन में, वो करंट 2 सेकंड तक परसिस्ट हुआ तो हमारा डिफरेंशियल करंट सुपरविजन अलार्म आएगा। डिफरेंशियल करंट सुपरविजन अलार्म आने के बाद ये रिले ब्लॉक कर देगा अपने बस बार प्रोटेक्शन को। और कब तक ब्लॉक रहेगा? जब तक कि ये करंट आपका डिफरेंशियल करंट सुपरविजन करंट से ज्यादा होगा। अगर हम करते हैं इसके अंदर अलार्म विदाउट ब्लॉकिंग, तो उस केस में आपका कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा बस बार प्रोटेक्शन, ओनली अलार्म आता रहेगा। थर्ड होता है ब्लॉकिंग अनटिल रिलीज। ब्लॉकिंग अनटिल रिलीज का मतलब होता है कि रिले जो है, अगर उसमें एक बार करंट इतना आया है डिफरेंशियल करंट सुपरविजन से और उसके टाइम तक परसिस्ट है, तो वो आपको ब्लॉक करेगा। और अनटिल रिलीज कि अब अगर मान लीजिए कि अचानक से सिस्टम में कुछ फॉल्ट होता है और करंट सडनली राइज कर जाता है आपके थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो ये रिले जो ब्लॉकिंग है उसको स्टॉप करके और ट्रिपिंग कमांड दे देता है। सिमिलर सेटिंग्स आपका चेक जोन के लिए भी रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो क्रॉसिंग सुपरविजन। जो सिमेंस के ये डिसेंट्रलाइज्ड बस बार प्रोटेक्शन रिले है, ये खुद में ही बहुत ही इंटेलिजेंट रिले है। ये रिले क्या करता है, इसको पता है कि एसी सिस्टम में जब हमारा कोई भी एसी सिस्टम में अगर ये करंट को जैसे मॉनिटर कर रहा है, तो ये क्या देखता है कि अगर आपका सिस्टम परफेक्ट है तो उस केस में अगर 50 हर्ट्ज का सिस्टम है तो एवरी 10 मिलीसेकंड जो हमारा वेवफॉर्म है वो जीरो को क्रॉस कर रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से जो हमारा करंट है उसके अंदर हाई डीसी ऑफसेट है या बहुत ही हाई डीसी प्रेजेंट है, तो उस केस में ये हो सकता है कि वो 10 मिलीसेकंड में जीरो क्रॉसिंग करे ही ना, करंट जो है आपका अलग डायरेक्शन में चला गया। अब डीसी ऑफसेट के कारण से जब ये हाई डीसी ऑफसेट उसमें प्रेजेंट है, उसके कारण से ऐसा हो सकता है कि जो रिले है जब वो सेकेंडरी में हमारे जब ये करंट कैलकुलेट कर रहा है तो वो एक डिफरेंशियल करंट कैलकुलेट करे और गलत ऑपरेशन या गलत ब्लॉकिंग हो जाए, तो रिले ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जीरो क्रॉसिंग को सुपरवाइज करता है। और इंटरनल इसका एक अपना खुद का वो है कि सपोज 32 मिलीसेकंड या 30 मिलीसेकंड तक उसको जीरो क्रॉसिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसे पता है 10 मिलीसेकंड में मिलना है, लेकिन 10 की जगह पे सपोज 15 या 20 या 30 मिलीसेकंड तक उसको जीरो क्रॉसिंग नहीं मिला, तो उस केस में हमारी रिले सिंपली क्या करेगी कि अपने आप को जो है वो ब्लॉक कर लेगी और बस बार प्रोटेक्शन जो है वो ब्लॉक रहेगा। और उस जीरो क्रॉसिंग सुपरविजन के लिए जो ये है हमारा वो करंट का मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर या डिस्कनेक्टर है, सपोज उसका स्टेटस माल फंक्शन कर जाता है, सपोज जो ब्रेकर का स्टेटस है या आइसोलेटर का स्टेटस है जो कि ओपन आना चाहिए या क्लोज आना चाहिए, तो वो ओपन या क्लोज ना आकर के कुछ इंटरमीडिएट स्टेटस है, तो उस केस में हमें क्या डिसीजन लेना है। यहाँ अगेन अगर आप देखेंगे सीबी सुपरविजन टाइम या लिमिट वैल्यू डिस्कनेक्टेड टाइम, तो ये बेसिकली इस टाइम का ये पिक्चर में कैसे आता है कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एक डिस्कनेक्टर है। अब एक डिस्कनेक्टर में दो टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। एक हो सकता है कि उसका ओपन और क्लोज दोनों स्टेटस हाई रिपोर्ट कर रहा है हमारे दे यूनिट को और वहां से सेंट्रल यूनिट को, दैट मींस ओपन भी एक्टिव है और क्लोज भी एक्टिव है सेम डिस्कनेक्टर का। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है ओपन क्लोज दोनों ही लो आ रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन प्रॉब्लम है। बेसिकली एक्चुअल स्टेटस क्या होना चाहिए, आइदर ओपन हाई होना चाहिए और क्लोज हाई होना चाहिए। तो अगर दोनों ही हाई है या दोनों ही लो है तो वो प्रॉब्लम है। अब अगर दोनों लो है, वो कंडीशन कब आएगा कि सपोज आपका डीसी फेल है, तो जैसे डिस्कनेक्टर स्टेटस डीसी फेल के कारण से डिस्कनेक्टर स्टेटस जो है वो हमारा गलत आ रहा है, तो उस केस में अब हमें क्या रखना है, हमें ओल्ड डिस्कनेक्टर स्टेटस रखना है या परमानेंट डिस्कनेक्टर को क्लोज रखना है, तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने रखा है ओल्ड डिस्कनेक्टर स्टेटस, तो इस केस में क्या होगा, डीसी फेल होने के कारण से ओपन स्टेटस भी लो आया, क्लोज स्टेटस भी लो आ गया, और ये रिले जो है डिस्कनेक्टर का ओल्ड स्टेटस जो भी था, सपोज पहले से ओपन हाई था और अभी क्लोज आना था, लेकिन अभी ओपन पहले से हाई था और वो भी चला गया, तो रिले अपने आप को ओपन स्टेट पे ही रखेगा आइसोलेटर का। सिमिलरली अगर पहले से क्लोज था तो क्लोज ही रखेगा। अगर आपने इसको ऑन सेलेक्ट किया तो ऑन सेलेक्ट करने में जब भी डीसी फेल होगा तो वो बाय डिफॉल्ट आइसोलेटर स्टेटस को क्लोज मान लेगा, और उसकी क्या प्रॉब्लम है ये हमने एक सेपरेट सेशन में डिस्कस कर रखा है। अब अगर ये माल फंक्शन कर जाता है तो उसके केस में हमें क्या करना है, क्या हमें अलार्म करना है या ब्लॉक करना है, फिर ब्लॉक कब तक करना है, तो ये सभी भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग कि डिस्कनेक्टर स्टेटस जब भी ये इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत आपका जो है स्टेटस चेंज हो जाएगा या तुरंत ये ओल्ड डिस्कनेक्टर स्टेटस या तुरंत ऑन स्टेटस हो जाएगा या तुरंत अलार्म दे देगा। वो डिपेंड करेगा कि हमने
कितना यहाँ पर टाइम रखा है। अगर हमने 7 सेकंड रखा है तो मिनिमम 7 सेकंड उसको चाहिए। स्टेटस एक बार चेंज ओवर हो रहा है उसके बीच में कंफर्म करेगा। 7 सेकंड तक अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो ये जो भी हमने सेटिंग रखा है उसके हिसाब से कर लेगा। तो होपफुली आज के जो सेशन था इसमें जो भी चीज हमने बताया वो आपको क्लियर होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जहां पर कि हम बे यूनिट की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।